आज की सुबह का सुप्रभात। रेमेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रामपाल, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान। मैं प्रवक्ता राजनीति विज्ञान साझा करने जा रहा हूं आपसे द्वितीय चरण की परीक्षा का ज्ञान। द्वितीय चरण की परीक्षा में जो होगा पाठ्यक्रम, द्वितीय चरण की परीक्षा में जो होगा पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में होंगे 50% विषय कम। भारतीय संविधान की कार्यशीलता के भाग क से होंगे विषय न्यायपालिका, भारतीय संघवाद, संविधान में निहित राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक सिद्धांत वाले भाग ख से राष्ट्रवाद, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और शांति जैसे विषयों से आपको परीक्षा में करना होगा प्रदर्शन। प्यारे विद्यार्थियों, आओ करें आज के चर्चा की शुरुआत। आशा है इस चर्चा से हो पाएगी इस विषय की कठिन समस्याओं से निजात। तो आज का जो विषय हमारा रहेगा, वो पहला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा यूनिट नंबर जो 6 है, न्यायपालिका, उससे संबंधित रहेगा। न्यायपालिका के बारे में आप सभी विद्यार्थी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप बच्चों को जैसे बताया जाता है कि हमारी सरकार के 3 अंग रहते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को मालूम है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका और विधानपालिका सरकार के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। और जहां विधानपालिका कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उन कानूनों को कार्यान्वित करती है, तो न्यायपालिका इन कानूनों के उल्लंघन को रोकती है। तो किसी भी शासन व्यवस्था का अगर कोई दर्पण है तो वो न्यायपालिका है। हमारे देश में भी न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इस न्यायपालिका के टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे न्यायपालिका की आवश्यकता की। तो न्यायपालिका की आवश्यकता की जहां तक बात है, तो किसी भी, जैसे बता रहा हूं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अगर कोई दर्पण है तो न्यायपालिका होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था की कसौटी देखनी हो तो उस देश की न्यायपालिका के द्वारा ही उस शासन व्यवस्था के ढांचे का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी देश की न्यायपालिका सख्त होगी, स्वतंत्र होगी, तो उस देश का शासन व्यवस्था उतनी ही मजबूत और सुदृढ़ होगी। न्यायपालिका की आवश्यकता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि न्यायपालिका नहीं होगी तो हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, स्वतंत्रताओं का संरक्षण नहीं हो पाएगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा वातावरण देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो किसी भी लोकतंत्र की संपूर्ण सफलता के लिए न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। न्यायपालिका के संगठन की जहां तक बात है, तो न्यायपालिका का संगठन भिन्न भिन्न देशों में भिन्न प्रकार का रहता है। उसमें कई देशों में जो है वो, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो न्यायपालिका का संगठन है या ढांचा है वो एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर न्यायपालिका सबसे ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे आगे जो है, उससे नीचे जो है वो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के नीचे जो है वो हमारा अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर रहे हैं। तो एक क्रमिक संगठन न्यायपालिका का हर एक देश में रहता है, लेकिन भिन्न भिन्न देशों में न्यायपालिका के संगठन का जो ढांचा है वो अलग अलग रहता है। जहां तक न्यायपालिका की बात है, तो हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्थापना जो है वो अमेरिका के संविधान के अनुसार की गई है और समय समय पर जो है वो
न्यायपालिका हमारे देश की विभिन्न कार्यों को पूर्ण करती है। न्यायपालिका हमारे देश का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और न्यायपालिका के चलते ही हमारे देश में, अगर मैं कहूं तो जो हमारे देश में न्यायपालिका का ढांचा है, जो उसको मैं कह रहा हूं कि एकीकृत हमारी न्यायपालिका है, उसमें हमारी न्यायपालिका हर प्रकार से इस देश में हो रहे प्रत्येक प्रकार के न्याय की रक्षा कर रही है। अगर न्यायपालिका अपने कार्य को सही ढंग से ना करे तो इस देश में जो लोकतंत्र है उसको हम जो है वो नहीं बचा पाएंगे। न्यायपालिका के कार्य की हम बात करेंगे तो न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है न्याय करना। विभिन्न प्रकार के जो हमारे न्याय के कार्य हैं वो न्यायपालिका ही करती है। आपसे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि अगर न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य न्याय की रक्षा करना है, साथ ही साथ न्यायपालिका हमारे कानून के शासन की व्यवस्था करती है। जितने भी हमारी विधान पालिका कानून बनाती है उनका जो है वो पुनरीक्षण करती है और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए कानूनों पर जो है वो संवैधानिक रूप से उसकी जांच करती है कि क्या हमारे जो ये कानून बने हैं क्या ये संविधान के अनुसार नहीं बने हैं अथवा नहीं बने हैं। भारत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। न्यायपालिका के द्वारा जो भी संविधान की व्याख्या की जाती है वो अंतिम मानी जाती है। जो भी न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है वो पूरे देश को उसको मानना पड़ता है और कोई भी अन्य जो है वो उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संविधान की अगर अंतिम व्याख्याकार कोई है तो हमारी न्यायपालिका है। तो अब बात करते हैं न्यायपालिका के महत्व की। इस अध्याय में पैराग्राफ आपको ये मैंने सिर्फ जरूरी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा में कर रहा हूं। तो न्यायपालिका का जो महत्व है वो भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए उसका अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि एक ऐसा देश जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, संघवाद की व्यवस्था हो, ऐसे देश में न्यायपालिका का अपना एक अलग स्थान है। केवल न्यायपालिका ही ऐसे शासन में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है और न्यायपालिका जो है वो तो न्यायपालिका के बिना जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रह सकते। शांति की व्यवस्था, अगर शांति की व्यवस्था के बिना हमारा समाज जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। तो समाज में अगर शांति व्यवस्था की स्थापना करनी हो तो उसके लिए न्यायपालिका ही उत्तरदायी है। तो समाज में न्याय की व्यवस्था के बिना अराजकता का शासन होता है, उसको रोकने के लिए जो है न्यायपालिका का अपना महत्व है। आप सबको इस बात का आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 5 में जो अध्याय 4 है उसमें जो है वो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता, कार्यकाल, वेतन, पद की शपथ आदि के बारे में चर्चा की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है कि अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है वो न्यायपालिका की का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह स्पष्ट लिखा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जैसा आपको पहले बताया गया कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, तो यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही सभी अन्य न्यायालय कार्य करते हैं। अनुच्छेद 124 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आने वाली सामान्य ज्ञान की आने वाले समय में जब आप बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अन्य परीक्षा भी अनुच्छेद 124 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। ये बात आपको सबको मालूम होनी चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की हम याद रहे कि हम जो है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत केवल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में की जो पहले संरचना की बात अगर करें तो उसमें समय समय पर जो है वो इसके न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है। जो हमारा मूल सर्वोच्च न्यायालय था, जब पहली बार इसमें थे तो उसमें केवल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन करता गया और इसका ये अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को कम करना या अधिक करना, ये जो है वो एक राष्ट्रपति की हमारी संसद इस कार्य को करती है। हमारी संसद ये निर्णय लेती है कि न्यायाधीशों की संख्या कम या ज्यादा की जा सके। तो वर्तमान में जैसे बता रहा हूं कि जब पहली 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 28 जनवरी 1950 के वक्त जो है वो हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या थी वो मात्र 8 थी। लेकिन मतलब एक इसमें देखिए, एक सीजीआई रहता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं और दूसरे 7 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। हालांकि है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उसको जो है वो सीजीआई कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च सीजीएस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब पहली बार सर्वोच्च 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उसमें मात्र 8 न्यायाधीश थे, एक सीजीआई और 7 अन्य न्यायाधीश। आज वर्तमान में 33 मुख्य न्यायाधीश है और एक सीजीआई है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो श्री हरिलाल जे कनिया थे, और आज जो है वो हमारे देश के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री एन.वी. रमन जी हैं। तो ये भी आपको एक भी आपके जनरल नॉलेज को कुछ भी साथी विषय संबंधित भी है कि न्यायाधीशों कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, इसकी जो शक्ति है वो संसद के पास है। संसद जो कि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, समय समय पर जो है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि इतने बड़े देश में न्याय करना एक बहुत जटिल विषय है। इसके बाद बात चलते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वैसे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो उसका नाम जो है वो मंडल प्रणाली, उसको मंडल प्रणाली कहा जाता है। मंडल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक मंडल, जैसे उसका नाम मंडल है तो उसमें जो है वो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उसको कोलेजियम कहते हैं। ये कोलेजियम होता है वो हमारे न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और अन्य हमारे जो वरिष्ठ न्यायाधीश उनकी जो है वो सहायता लेता है, परामर्श प्राप्त करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मंडल प्रणाली के जो कोलेजियम होता है इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 5 जो है वो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। 5 जजों का ये कोलेजियम होता है जो कि समय समय पर जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं भी निश्चित की गई हैं।
ऐसा नहीं कि किसी एक प्राइवेट व्यक्ति को जो है वो या किसी वकील को जो है वो न्यायाधीश बनाया जाता है। इसके लिए निश्चित योग्यताएं हैं। योग्यताएं, सबसे पहली बड़ी योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी को आज तक कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है और नहीं बनाया गया है। दूसरी बात कि वो जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो बनाया जाएगा, उसने लगभग 10 सालों तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश का कार्य किया हो। दूसरी बात, या वो लगभग 5 सालों तक जो है वो जज के रूप में उसने किसी उच्च न्यायालय में काम किया हो। ध्यान रहे कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने लगातार 10 वर्षों तक किसी सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो वकालत की गई होनी चाहिए और साथ ही साथ 5 साल तक लगातार जो है वो किसी उच्च न्यायालय में जज रहा हो, तो उसको जो है वो न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य माना जाता है। तो साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इसमें जो अंतिम योग्यता है वो राष्ट्रपति को वो ये विश्वास हो जाना चाहिए कि वो एक जो है वो एक कुशल विधिवेत्ता है, उसको कानून की अच्छा जानकार है। ये उसमें बात स्पष्ट की गई उसकी योग्यता में। इसके बाद इसके जो वेतन की बात है, कार्यकाल की बात है और शब्द की बात है, अनुच्छेद 125 में इसकी चर्चा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वास्तव में वैसे उसका कार्यकाल तो बड़ा लंबा होता है, क्योंकि ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल उसका नहीं है, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति का कार्यकाल है। उसकी कार्यावधि कितनी रहेगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन केवल 65 वर्ष की आयु तक ही कोई भी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपने पद पर रहकर जो है वो काम कर सकता है। 65 वर्ष आयु के पश्चात उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, वो अपने पद से रिटायर हो जाता है। इन बिटवीन क्या कार्य, इस अब एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या अपने कार्यकाल के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? क्या उसको पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर विराट ये है कि हाँ, कार्यकाल अपने सेवा के दौरान भी उसको जो है वो उसके पद से जो है वो हटाया जा सकता है। वो 2 आधारों पर। ये एक तो अगर उसके पास कदाचार कोई साबित हो गया हो, उस न्यायाधीश के ऊपर अगर कदाचार का मामला लगा हो और वो साबित हो गया हो तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ये बात है कि अगर वह जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है जो है वो असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हो, तो या उसको कोई अक्षमता हो, शारीरिक या मानसिक अक्षम व्यक्ति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, या वो स्वयं जो न्यायाधीश है अगर वो स्वयं भी अपने पद से हटना चाहे तब भी वो अपने पद से जो इस्तीफा दे सकता है। तो 3 बातें हैं। पहली कि उसका अगर कदाचार साबित हो जाए। कदाचार से मेरा कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर वैसे हमारे भारत के इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जो है वो हटाने की प्रक्रिया संसद में चली हो। ये जो कदाचार की प्रक्रिया है ये संसद में चलती है। संसद में जो साधारण बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर किसी मुख्य न्यायाधीश का जो कदाचार साबित हो जाता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई मुख्य न्यायाधीश शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, अक्षम उसमें जो एफिशिएंसी ना रहे, तब भी उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये 2 बातें आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि याद रखनी है। वेतन की जहां तक बात है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को जो है वो समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि होती रहती है। हाल ही में इनके वेतनों में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों को जो 33 हमारे अन्य न्यायाधीश से 33 उनको जो है वो 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आपने याद रखना कि बहुत ही सम्मानजनक उनको वेतन दिया जाता है ताकि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आकर अपने पद के साथ अन्याय न कर सके। इसमें एक और बात की गई है पद की शपथ की। तो मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को वैसे तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी अन्य अधिकारी को भी इस शपथ को दिलाने के लिए उसको नियुक्त कर सकता है। तो ये जो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बताई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
कि जो या सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं वो वही शक्तियां हैं जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं, और ये आप लोगों को बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो आपको मालूम होना चाहिए, वो दिल्ली में स्थित है। तो उसका जो कार्य है बहुत ही, उसका कार्यक्षेत्र काफी लंबा चौड़ा कार्यक्षेत्र रहता है। सबसे बड़ा उसके पास जो है दो प्रकार के शक्तियां हैं या कार्य हैं। पहला है उसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जिनमें वो जो मामले सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो उनकी सुनवाई हो सकती है। जैसे भारत सरकार और अन्य राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो तो वो मामला सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में चलता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात कर रहा हूँ। दो प्रकार की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास रहती है, एक आरंभिक क्षेत्राधिकार की और दूसरी अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो आरंभिक जो क्षेत्राधिकार है वो ऐसे मामले होते हैं, ऐसे मुकदमे होते हैं जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय से उनकी सुनवाई हो सकती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार और अन्य राज्यों के बीच में अगर कोई मामला है, वो एक तरफ दूसरा मामला वो हो सकता है कि एक तरफ भारत सरकार, दो राज्य, और दूसरी तरफ दो या दो से अधिक राज्य हो सकते हैं। और तीसरी जो इसमें होते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों में अगर बीच में कोई विवाद हो तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सीधी सुनवाई होती है। तो ये आरंभिक क्षेत्राधिकार का तीन मामले हो गए। चौथी बात है कि अगर किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी की अगर कोई भी याचिका है, उसकी सुनवाई भी उनके चुनाव के संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसको भी सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ही उसकी सुनवाई होती है। और मौलिक अधिकारों के संबंधी जितने भी मामले हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन कहीं होता हो तो उसकी सुनवाई भी सीधे ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ही उसकी सुनवाई की जा सकती है। तो उसके लिए आपको पता है समय समय पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लिए जारी करता है, जो आप लोगों ने आपके पिछले पहले चरण की जो परीक्षा थी उसमें उसका ऊपर पढ़ा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है वो बहुत ही विस्तृत है। और जैसा आपको बताया गया पहले भाग में कि सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। और जो हमारा अनुच्छेद 32 है, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जाती है, उसके अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि कोई भी मौलिक अधिकार का हनन का मामला हो तो उसकी सुनवाई सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो इस बात की सुनवाई होती है कि कहीं किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो नहीं हो रहा है, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। दूसरा, इसका जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अपीलीय क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो शुरू तो निचली अदालतों में होते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय से ना उच्च न्यायालय में जो मामले शुरू होते हैं, लेकिन वहां उन मुकदमों की सही प्रकार से व्याख्या ना होने के कारण वो मामले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास बुला सकता है। तो मतलब उच्च न्यायालय के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के द्वारा जो है वो वहां उसकी सुनवाई के लिए उसकी अपील की दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करता है। वो भी उसमें जो है वो आपको याद रखने की वो मामले 4 प्रकार के हो सकते हैं: दीवानी, फौजदारी और दूसरे अन्य आपराधिक मामले, और कुछ विशेष हित के मुकदमे भी होते हैं, वो भी उसमें सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो शक्तियां और कार्य हैं काफी विस्तृत हैं, और अपनी इस शक्ति के द्वारा जो है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो समय समय पर जो है वो विभिन्न प्रकार के न्याय कार्यों को पूर्ण करता है। तो इसके साथ साथ इसके कुछ प्रबंधकीय कार्य भी रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रबंधकीय कार्य है, उन कार्यों में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ अन्य न्यायालयों की कार्य प्रणाली को देखना होता है। उनके सभी प्रकार के न्याय से संबंधित और दूसरे प्रशासनिक कार्यों को प्रबंध करने का जो शक्ति है, कार्य, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का ही है।
और सलाहकार कार्य, एक सलाहकार कार्य भी रहते हैं। ऐसे कार्य जैसे कई बार राष्ट्रपति महोदय को किसी कानून के बारे में सलाह लेनी हो तो सीधे ही वो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कार्यों को देख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को समय समय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी देता रहता है और विभिन्न कई प्रकार के मुद्दों की जानकारी जो कि सलाह के होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है वो उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से उसकी चर्चा करने के पश्चात ही उस पर कोई निर्णय लेते हैं। तो ये कुछ मामले, कुछ शक्तियां हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां जो आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं और कई बार ये प्रश्न बहुत ही जरूरी प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या, कार्य क्या है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है न्यायिक पुनरीक्षण। देखिए, जो न्यायिक पुनरीक्षण की बात है ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हमारा जो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय की बात है, अगर हम बात, क्योंकि न्यायपालिका का ही हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कार्यपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका की बनाए हुए कानूनों को की जो है वो समय समय पर जो उनकी पुनरीक्षण करता है, उनका मूल्यांकन करता है और ये देखता है कि ये कानून क्या संवैधानिक कसौटी पर ठीक है अथवा नहीं है। अगर हम देखिए, आप विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। सभी कानूनों को जो है वो वैसे तो हमारी विधानपालिका ही निर्माण करती है, लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको हमारी न्यायपालिका भी बनाती है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे जटिल विषय होते हैं जिसके ऊपर हमारी विधानपालिका जो है वो कानून नहीं बना सकती। तो उसकी उन विषयों में जो है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे न्यायपालिका कानून बनाती है, उनको केस लॉ कहते हैं। तो कानूनों का निर्माण करना भी एक सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कई बार कुछ जटिल मुद्दे रहते हैं जिसके ऊपर हमारी विधानपालिका कानून नहीं बना सकती, उसको सही मायनों में उसकी जैसे विवेचना नहीं कर पाती, तो ऐसे कानूनों के, ऐसे बातों पर जो है, ऐसी जटिल विषयों पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कानून बनाता है और जिनको केस लॉ कहा जाता है। ये भी आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में इसको शामिल किया जा सकता है। तो जैसे मैं न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं कि हमारे देश की जो संसद है वो सर्वोच्च संस्था है। तो सर्वोच्च संस्था होने के नाते कानूनों का निर्माण करना उसका ही अधिकार है, उसकी शक्ति। विद्यार्थियों, कई बार हमारे जो विधानपालिका है कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो संविधान के अनुकूल नहीं होते हैं और कार्यपालिका ऐसे कानूनों को क्रियान्वित कर देती है। तो ऐसे मामलों में हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसे मामलों को संवैधानिक कसौटी पर परखता है। फिर उसके बाद जो है वो, अगर वो संवैधानिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते हों तो ऐसे कानूनों को जो है वो न्यायपालिका, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, या तो निलंबित कर देती है या रद्द भी कर सकती है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा हमारी न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक शक्तिशाली अंग जो है वो हमारे सरकार का बन गया है। ऐसे बहुत सारे मुकदमे, ऐसे बहुत सारे कानून जो है वो समय समय पर देखने को मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी हमारी विधानपालिका ने असंवैधानिक या कानून, संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाए हैं और कार्यपालिका ने ऐसे कानूनों को कार्यान्वित किया है, तो हमारी न्यायपालिका ने ऐसे कानूनों को रद्द किया है, निलंबित किया है। अभी हाल ही में आप विद्यार्थियों ने देखा है कि हाल ही में जब 3 कृषि कानून हमारी वर्तमान विधानपालिका ने बनाए, तो उन तीनों कानूनों को जो है वो हमारी न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, निलंबित कर दिया और बाद में फिर सरकार को जो है वो उन कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये आपके सामने अभी जीता जाता न्यायिक पुनरीक्षण का जो है वो मामला आपके सामने देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ शायद इस स्लाइड में नहीं लिख पाया हूं,
लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो एक अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय क्यों है? ये इसलिए अभिलेख न्यायालय है क्योंकि इसके जितने कर भी निर्णय होते हैं वो उनको ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, उनको उसका वो लिख सकता है, उनको जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर सकता है, ताकि जब भी आगे भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़े तो उन अभिलेखों को जो है वो उन अभिलेखों के आधार पर जो है वो किसी विशेष मुद्दे या विशेष केस की सुनवाई की जा सकती हो। तो अभिलेख न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, उसके द्वारा जितने कर भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे देश को मान्य होते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि उसके द्वारा जितने कर निर्णय होते हैं वो पूरे देश को मान्य होते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार से हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 214 में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 214 में व्यवस्था की गई कि हमारे देश में भी एक जो है वो उच्च न्यायालय होगा। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो जैसा आपको बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 214 में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, क्योंकि राज्य बहुत हैं और इस प्रकार इतने उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना एक बहुत जटिल कार्य है। फिर भी आज की डेट में हमारे देश में जो है वो 25 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं और इसका जो वर्णन है वो 214 में बिल्कुल सही ढंग से किया गया है। आपको बस इतना जानकारी रखनी है कि 214 में क्या है और कितने उसमें उसका, अगर जिस प्रकार से हमने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना है उसी प्रकार से उच्च न्यायालय की भी संरचना होती है। उच्च न्यायालय में भी जो संरचना है वो जैसे मैं बता रहा हूं कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जो है वो एक या एक से अधिक एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है और वर्तमान में 25 जो है वो उच्च न्यायालय हमारे देश में है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कौन निर्धारित करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो आपको मैंने पीछे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या जो है वो हमारी संसद निर्धारित करती है, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। उच्च न्यायालय में जो हमारे न्यायाधीशों की संख्या है उसको जो है वो हमारा राष्ट्रपति महोदय जो है समय समय पर उसकी संख्या निश्चित करता है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश हमारा जो उच्च न्यायालय जो शिमला में स्थित है उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है 11 पद मनोनीत किए गए हैं, लेकिन उसमें केवल अभी 6 ही न्यायालय जो है वो 6 ही न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे उच्च न्यायालय की संरचना की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के काम एक जैसे हैं। सर्वोच्च न्यायालय जहां हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, पूरे राष्ट्र के कानूनों को, पूरे राष्ट्र के न्याय की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय जो है वो हमारे राज्य स्तर पर जो है वो न्याय की रक्षा कर रहा है। जिस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य हैं उसी प्रकार से उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य भी हैं। आरंभिक क्षेत्र और उसका अपीलीय क्षेत्र, उसी प्रकार से केस लॉ। जिस प्रकार से मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों में सिर्फ नाम की बदलाव है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो शक्तियां मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस की वही शक्तियां उच्च न्यायालय की भी हैं। और आपको ये बात और क्लियर करने के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो जो है वो जिस प्रकार से वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकदमा दायर उसकी सुनवाई करता है और निर्णय लेता है, वो जो है वो पूरे देश को मान्य होते हैं, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जब कोई निर्णय किसी मुकदमे की सुनवाई को लेकर निर्णय लेता है तो वो भी पूरे उस राज्य के लोगों को मान्य होते हैं। वो किसी के द्वारा हाँ उसकी अपील आगे हो सकती है, चाहे वो दीवानी मुकदमा हो चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो। तो हमारे देश में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि
हर स्तर पर जो है वो न्याय की रक्षा हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये बात परीक्षा की दृष्टि से भी और साथ ही साथ अपने जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी इन बातों को जो है वो ध्यान से सुनकर याद रखना है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय, इनके जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में जितने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको हम जो अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तहसील कोर्ट हैं, इनके जिला अदालतें हैं और तहसील अदालतें हैं, उनको जो है वो अधीनस्थ न्यायालय में लिया जाता है। और इसमें दो प्रकार के न्यायालय रहते हैं, एक होता है हमारा दीवानी न्यायालय और एक होता है फौजदारी न्यायालय। तो पहले विद्यार्थी, दीवानी न्यायालय हालांकि मुकदमे इसी प्रकार से आगे चलते हैं। दीवानी न्यायालय और जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, ऐसे न्यायालय में जो है वो संपत्ति संबंधी विवादों को हल किया जाता है। और दीवानी न्यायालय की खासियत है कि इसमें सिर्फ जुर्माना होता है, सजा नहीं होती है। लेकिन जो हमारा फौजदारी न्यायालय होता है जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, उस सेशन कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा जब आता है तो उसमें सजा भी हो सकती है और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आपको ये बात भी पूछी जा सकती है कि दीवानी न्यायालय और हमारा जो फौजदारी न्यायालय है उसमें जो है वो क्या अंतर है। तो इसकी आपको मैं थोड़ी सी सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार के न्यायालयों में कौन कौन से मुकदमे जो है सुना सकते हैं। अच्छा, कई बार कोई ऐसा मुकदमा होता है कि मान लो एमएलए, जिसको आप कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका अगर मुकदमे की सुनवाई करनी हो तो उसको कहाँ सुना जाता है, तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसकी जो सुनवाई है वो हमारा हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी एमपी के इलेक्शन का या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा है तो सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। तो ये बात भी आप लोगों को इस न्यायपालिका वाले अध्याय में जो है वो याद रखनी है। इसमें एक और चर्चा बढ़ती है कानून के शासन की। कानून का शासन क्या है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जहां तक कानून के शासन के नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, ये सब जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, कानून का शासन। और विद्यार्थियों, कानून का शासन का अर्थ होता है कि किसी का, चाहे किसी प्रकार का भी सामाजिक स्तर हो, लेकिन कानून की दृष्टि में सब समान है और समानता के साथ उसके साथ व्यवहार होता है, ये कानून का शासन है। कानून का शासन जो है वो समानता की स्थापना करता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो अपराध होता है उस अपराध की श्रेणी के अनुसार उसको जो है वो उसकी सजा का प्रावधान करता है। ये कानून का शासन रहता है। कानून के शासन में कानून की सर्वोच्चता रहती है। किसी भी प्रकार की निरंकुश शासन की व्यवस्था को समाप्त करता है, क्योंकि कानून के शासन के अंतर्गत जो है वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी, उसको जो है वो उसके अपराध के अनुसार उसकी सजा दी जाती है। ऐसा कानून का शासन होता है। और कानून के शासन के अंतर्गत जो है वो हमारा जो कार्यपालिका है उसकी निरंकुशता को भी कम किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो कानून के शासन में कानून की सर्वोच्चता है और साथ ही साथ ये जो कानून के शासन में जो आपको अधिकार आज मिले हैं ये कानूनों की देन है, क्योंकि संविधान में सीधे आपको अधिकार नहीं दिए जा सकते। जबकि ऐसा देखा गया है, कई बार कई देशों में देखा जाता है कि संविधान के अंदर जो है अधिकारों की जो है वो व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां लोग जो है वो कानून के शासन के चलते अपने अधिकार जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार की कानून की विशेषता रहती है। मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगा, सार्वजनिक हित के मुकदमे। देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर प्रजातंत्र की स्थापना की बात की जाती हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातंत्र की स्थापना तभी हो पाएगी जब न्याय सबको प्राप्त होगा। तो जैसा एक ऐसे बड़े देश में जहां
लगभग 130 करोड़ की आबादी हो, उस देश में हर प्रकार से जो है वो लोगों को न्याय प्राप्त होना बहुत ही, मतलब एक न्यायालय के माध्यम से ही न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निम्न स्तर के लोगों को न्याय कैसे प्राप्त हो? एक व्यक्ति को, एक बेसहारा व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को न्याय कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो है वो सर्वप्रथम जो है वो एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए पीएन भगवती, उन्होंने जो है वो इस सार्वजनिक हित के मुकदमे को शुरुआत की थी। मतलब किसी भी सार्वजनिक हित के मुकदमे को जो है वो, जिसको हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानी जाती है, और इसका श्रेय जो है वो पीएन भगवती जी को जाता है, जिन्होंने इस प्रकार के मुकदमों की शुरुआत की थी। और इस प्रकार के मुकदमे को शुरुआत करने के लिए आप जो है साधारण प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकते हैं। और सरकार, इवन इसमें ऐसे भी देखा गया है कि कोई अगर अखबार में कोई सार्वजनिक हित का मुकदमा या सार्वजनिक हित की बात छपती है तो उसके आधार पर भी सार्वजनिक PIL जो है वो दायर हो जाती है और उसकी जो है वो सुनवाई होती है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत इस परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि मुझका मुकदमा क्या होता है और ये किसने इसकी शुरुआत की थी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में हमने चर्चा की। तो हमारे बीच में बहुत सारे स्कूल मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई इसके बारे में कुछ पूछना चाहे तो उसका स्वागत है। जी लेक्चर अभी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, तो देखिए, जैसे हालांकि दोनों को कार्यक्षेत्र देखा जाए तो उसमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का जो क्षेत्राधिकार है उसमें तो काफी अंतर है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ ही उच्च न्यायालय कार्य करता है। तो इसमें थोड़े जो अंतर हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जैसा आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान की जो है वो व्याख्या करते हैं, लेकिन राज्य भी, उच्च न्यायालय भी राज्य स्तर पर जो है वो संविधान की व्याख्या करते हैं, लेकिन उसकी जो अंतिम व्याख्याकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय जो है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर ही जो है वो कोई बात कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय में किसी प्रकार के मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता तो इस प्रकार के मुकदमों को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास बुला लेता है। और भी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय, और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादला करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और हाई कोर्ट से विभिन्न करके मुद्दों को अपने पास जो है बुला सकते हैं। साथ ही साथ
जैसा आपको बताया कि इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में जिस प्रकार से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो आप किसी भी मौलिक अधिकार के मुद्दे को सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो अगर आप किसी राज्य के उच्च न्यायालय में भी जाएं तब भी आपकी इस मुकदमे की सुनवाई, मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई हो सकती है। तो अनुच्छेद 226 में ये व्यवस्था है और समय समय पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय भी जो है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जो है वो लेख जारी, रिट जो है वो जारी करता रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और साथ ही साथ आप लोगों को, आप विद्यार्थियों को जो है वो इस पाठ से जितने भी जरूरी टॉपिक्स थे मैंने उसको जो है वो आपके बीच में डिस्कस किया है। जिस प्रकार से जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसका जो वेतन है वो 2,80,000 है, लेकिन जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका वेतन जो है वो 2,50,000 है और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए जो है वो वेतन को मिलते हैं। दूसरी तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है। बाकी आप लोगों के साथ मैंने इसके जो इस परीक्षा संबंधी बातों को आपके बीच में मैंने काफी डिस्कस किया है और मैं समझता हूं कि अगर देश में न्याय की जो अगर व्यवस्था हो सकती है तो केवल और केवल न्यायपालिका के माध्यम से हो सकती है। और हमारे देश में अगर प्रजातंत्र की स्थापना के लिए कोई उत्तरदायी है तो न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो कानून के शासन की व्यवस्था करती है, कानून की रक्षा करती है और हर प्रकार की जो है वो मनमानी को रोकती है, चाहे वो मनमानी विधान पालिका करे, चाहे वो मनमानी कार्यपालिका करे, चाहे वो मनमानी कोई अन्य संस्था करे। कोई भी संस्था जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष जो है वो मनमानी नहीं, अर्थात संविधान के अनुसार जो भी संस्था काम नहीं करेगी सर्वोच्च न्यायालय या हमारी न्यायपालिका उसका जो है वो समय समय पर निपटारा करती है और उसका उल्लंघन करने वालों को रोकती है। तो ये जो है वो इस अध्याय में हमारी चर्चा रहती है। और भी इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो हमने बात वैसे तो हर बात डिस्कस की है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे ये जो मंडल प्रणाली है इसके स्थान पर एक, जब वो 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए थी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमारे विधान कार्यपालिका को भी जो है वो उसमें शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसको जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका ने उसको जो है निरस्त कर दिया था। तो न्यायिक प्राधिकरण की नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन सबसे उपयुक्त जो प्रणाली है आज की डेट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो मंडल प्रणाली सबसे उपयुक्त नीति है, एक विधि या प्रणाली है जो जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और ये आप विद्यार्थियों को भली भांति याद रखनी है। नियुक्ति के मामले में, योग्यता के मामले में, कार्यकाल के मामले में और वेतन के मामले में हर प्रकार से व्यवस्था की गई ताकि हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रह सके। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात भी मैं आपके बीच में करना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्र न्यायपालिका एक ऐसी न्यायपालिका होती है जो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होती है। जब किसी न्यायपालिका जो है वो हर प्रकार के अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र होती है, विधान पालिका, कार्यपालिका और अन्य संस्था के बंधनों से मुक्त होती है, वो ही न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है। और एक भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो असली मायनों में, सही मायनों में न्याय नहीं हो पाएगा। तो समय समय पर जो है वो हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के जो है वो हमारे यहाँ पर तरीके, मतलब हमारी भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के जो है वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है, चाहे वो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, चाहे वो उनका लंबा कार्यकाल हो, चाहे उनकी योग्यता हो, चाहे उनका वेतन हो, और उनको जो है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात चाहे वो अपने वकालत करने की मनाही हो। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जिससे, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो ढंग है उसमें
हर प्रकार के हस्तक्षेप की मनाही है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि न्यायिक प्राधिकरण की नियुक्ति हुई, उससे लगता था कि इससे अगर न्यायिक प्राधिकरण जिसमें कार्यपालिका को भी सम्मिलित किया गया था, अगर वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र नहीं रह पाती। तो इसलिए जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो तरीका है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया, और राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह लेगा वो आपको कॉलेजियम की बात हमने कर दी है। इससे भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा जो है वो को स्वतंत्र बनाने का एक अच्छी व्यवस्था की गई है। योग्यता निश्चित की गई है। योग्यता चाहे वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, दोनों की योग्यता निश्चित की गई है। और दोनों की योग्यता निश्चित करते समय किसी प्रकार की कोई विधवा मतलब अगर वो योग्यता जो है वो पूरी नहीं करता हो तो वो उस पद के योग्य नहीं माना जाता है। ये भी स्वतंत्रता की न्यायपालिका स्वतंत्र बनाने का एक व्यवस्था है। लंबा कार्यकाल रखा गया है, क्योंकि अगर कार्यकाल छोटा हो तो उस छोटे से कार्यकाल में हो सकता है किसी न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो प्रलोभन में आकर न्याय करे और न्यायालय की स्वतंत्रता को जो है वो कुठाराघात करे। तो इसलिए जो है वो योग्यता निश्चित की गई, कार्यकाल लंबा कार्यकाल रखा गया है ताकि जो है वो कोई भी न्याय इस प्रकार का कार्य न कर सके। दूसरी, सम्मानजनक वेतन जो है वो हमारे न्यायाधीशों को दिया जाता है। समय समय पर जो है वो हमारे न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की जाती है। और आप बच्चों को याद रखना है कि न्यायाधीशों का जो वेतन है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय है चाहे मुख्य उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इसमें संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। किसी व्यवस्था में किसी भी न्यायपालिका के मतलब किसी भी जज का, किसी भी न्यायाधीश का वेतन नहीं रोका जाता है। ये बात जो है वो आपको इस परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। तो साथ ही साथ ये बात स्पष्ट की गई है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए जब कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको वकालत करने की मनाही होती है, क्योंकि अगर वो उसी जिस अदालत से अगर वो सेवानिवृत्त होता है उसी में अगर वकालत करना शुरू कर देगा तो उसमें भी हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो ये कुछ प्रावधान हमारे न्यायपालिका के अंदर किए गए हैं ताकि देश के निम्न से निम्न वर्ग के व्यक्ति को जो है वो न्याय मिल सके। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा जो है वो हमारे भारतवर्ष की न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है ताकि न्याय की रक्षा हो सके, कानून की रक्षा हो सके, और सबसे बड़ी बात कि संविधान की रक्षा हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर संविधान की रक्षा होगी तभी हमारा देश जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता मापने के लिए अगर कोई कसौटी है तो न्याय प्रबंध है। आप सभी बच्चों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आप बच्चे अभी आने वाले समय में देश के नागरिक बनने जा रहे हैं, तो आपको हर बात का इस नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आपको न्यायपालिका का ये जो अध्याय है ये जोड़ा गया है ताकि आपको पता लगे किस प्रकार से देश में न्याय होता है, कौन कौन से मतलब ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आपको अपने जो है कहाँ अपने न्याय, कोई भी अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई केस होता है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होता है, फिर उसके पश्चात आपको कहाँ कहाँ ये अपील करना होती है। तो अगर आज आपके लोकतंत्र की प्रफुल्लता की जो आशा होती है वो केवल न्यायपालिका के द्वारा ही की जा सकती है। तो न्यायपालिका का महत्व अपने आप एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हमारे सरकार का तीसरा सबसे बड़ा अंग कोई है तो हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका जिससे जो है वो शासन की श्रेष्ठता का पता चलता है। मेरे अनुसार तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अगर कोई दर्पण है तो हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका हमारे संविधान के रक्षक के रूप में कार्य कर रही है। न्यायपालिका विधान पालिका द्वारा बनाए कानूनों को लागू भी करती है और रद्द भी कर सकती है अगर वो असंवैधानिक हो और जो संविधान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हो। इसके साथ साथ हमारी जो न्यायपालिका की संवैधानिक व्यवस्था के विषय में मतभेद होते हैं संवैधानिक मामलों में, उसकी स्पष्टता को भी केवल न्यायपालिका ही व्याख्याकार होती है। तो इस प्रकार आप लोगों विद्यार्थियों को न्यायपालिका से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई, पर मैं समझता हूं कि आने वाली आपकी जो द्वितीय चरण इनके सेकंड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा।
ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप बच्चों को यही बात याद रखनी है कि जहां कानून का शासन होगा वही कानून सर्वश्रेष्ठ होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोच्च भी होगा और सर्वश्रेष्ठ भी होगा जहां कानून का शासन होगा, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे कानूनों का जो है वो पालन करना होता है। कुछ बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं भाई, काफी ये थी। तो एक बार पुनः आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके अंतर्गत सभी संघीय कानून और राज्य कानून जो है वो अलग अलग न्यायालय कार्य कर रहे हैं। भारत में एक ही श्रृंखला में जो है वो संगठित न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। और एक और जनरल क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो है वो 1 अक्टूबर 1937 तक जो है वो ये जो सर्वोच्च हमारी जो न्यायपालिका थी या सर्वोच्च न्यायालय था वो संघीय अदालत के रूप में जाना जाता था 1 अक्टूबर 1937 तक। लेकिन उसके पश्चात जब भारत आजाद हुआ तो 28 जनवरी 1950 को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है। ये बच्चों को आप याद रखना है। 124 से लेकर 147 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं वो न्यायपालिका से संबंधित हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 214 में की गई है। ये बातें आप बच्चों को याद रखनी है। साथ ही साथ आप बच्चों को याद रखना है कि जितने कर भी हमारे न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अब तक जो है वो भारत में 48 मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में जो हमारे एन.वी. रमन जी हैं, जिनका पूरा नाम नाथुलपति वेंकटरमन है, वो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अब तक केवल 8 महिलाएं ही न्यायाधीश के पद तक पहुंच सकी हैं। श्रीमती फातिमा बीबी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, फातिमा बीबी, और 8 महिलाएं अब तक इस पद पर पहुंच चुकी हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं, कार्य क्या हैं, और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और इस देश की न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाए हुए हैं और इस देश में न्याय की जो लौ है उसको जगाए हुए हैं। अगर किसी देश में, ये बात तो सत्य है कि जिस देश की न्यायपालिका दृढ़ होगी, मजबूत होगी, स्वतंत्र होगी, उस देश में न्याय की ज्योत हमेशा जलती रहेगी। और उस देश में जिस देश में न्याय जो है वो हर स्तर पर मिलता हो, उस देश का जो है वो विकास स्वाभाविक है। तो किसी भी देश की विकसित होने में या देश के विकास में न्यायपालिका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों को इस बात की हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो है वो किस प्रकार से न्यायपालिका कार्य कर रही है और न्यायपालिका का महत्व क्या है। ठीक है सर। में गवर्नमेंट सीनियर सिविल प्रॉपर्टी के कुछ छात्र हैं, तो इनका भी स्वागत है। बंजार से भी हमारे बच्चे मेरे लक्ष्य में जुड़े हुए हैं, तो इनका भी स्वागत है। तो अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो भी कार्य आपके बीच में चल रहा है, ऑनलाइन क्लास, मीडिया क्लासेज आपके साथ डिस्कस की जा रही है, ये आप सब बच्चों के लिए एक सौगात है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से। आप सब बच्चे भाग्यशाली हैं
कि आपको समय समय पर जो है वो हमारी डाइट मंडी और हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आपकी भविष्य के लिए चिंतित है और आपको जो है वो समय समय पर इस प्रकार की रिमेडियल क्लासेज या दूसरी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो उपलब्ध करा रही है, ताकि आप बच्चों का जो ज्ञान है वो लगातार अनवरत उसे आगे बढ़ता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आप बच्चों को भी चाहिए कि इस प्रकार की क्लासेस का फायदा उठाएं, क्योंकि अभी आने वाली है 15 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं, तो उसकी भी आपको मैं हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि इस प्रकार की क्लास को ज्वाइन करने से आप इन परीक्षाओं में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो तैयारी कर पाएंगे और अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि छोटे से समय में हमने काफी चर्चा, एक टॉपिक को लेकर काफी चर्चा की है, तो मैं समझता हूँ कि आप बच्चों को भी इसके बड़े फायदे होते हैं। तो आप बच्चों का ये सौभाग्य है और मैं आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था आपको की जा रही है, तो इसका आपको जो है सदुपयोग करना चाहिए। तो कोई प्रश्न आप बच्चों की तरफ से हो? यस प्लीज। सर, अगर सरकार और न्यायालय में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आपने किया है कि अगर सरकार और न्यायालय में झगड़ा होने की, टकराव की स्थिति में केवल और केवल संविधान की मूल भावना का ही आदर किया जाता है। अगर सरकार हमारे संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो वो कानून की अवमानना होती है और उस अवमानना को सरकार को मानना पड़ता है और न्यायपालिका की बात को ही, न्यायपालिका जो कानून, न्यायपालिका जिस प्रकार से कानून की व्याख्या करती है उसी के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। यस सर। हाँ, तो जब भी ऐसा देखा गया है कि इतिहास की बात का गवाह है कि जब भी सरकार मतलब कार्यपालिका और अगर हमारी सरकार के बीच में न्यायपालिका टकराव होता है तो हमेशा जीत न्यायपालिका की होती है। अभी आपने देखा कि जो 3 कृषि कानून थे सरकार को वापस लेने पड़े, है कि नहीं? जी जी सर। तो ये इससे जो है वो हमारे देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का पता चलता है। सवाल बेटा ब्रोकड़ी में जानता हूँ आपके स्कूल को, पीछे गया था आपके स्कूल में कभी मैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप वहाँ के। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, शाबाश। इस प्रकार की इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का इंटरेक्शन हो तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू।